हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, शास्त्रीय अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद प्रकाश में। तो फ्रेंड, आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पठचर्या के रूपरेखा 2005 के बारे में। तो फ्रेंड, पहले 2005 के रूपरेखा पर चर्चा करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा से पहले एनसीएफ की पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये एनसीएफ है क्या। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, यह एक तरह का क्या है दोस्त, दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज है। और इसको क्यों क्यों बनाया गया? ठीक है, तो बालकों को क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, ये उद्देश्य क्या है पढ़ाने का। ठीक है, कैसे पढ़ाया जाए, इसके बारे में उल्लेख किया गया है एनसीएफ 2005 में। ठीक है, एनसीएफ 2005 अभी तक का नवीन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी न्यू एनसीएफ 2022 क्या हुआ है, अभी आ गया है। ठीक है, जब भी आपका एनसीएफ आता है उससे पहले एक एजुकेशन पॉलिसी बनती है, जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको एनईपी कहते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि एनईपी 2020 आ गई है फ्रेंड। उसको हम लोग इसी चैनल पर पढ़ेंगे और विस्तार से उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, उस अभी समझते हैं उसको। ठीक है, तो अभी एनसीएफ की पृष्ठभूमि को समझे तो सबसे पहले जो आता है एनईपी 1968, यानी कि 1968 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या फिर यूं कहे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कितना? 1968। 1968। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे पहले जो हमारे भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना वो कब बना, तो वो आप बता दीजिएगा कि 1968 में बना। और इसी को आधार मानकर पहला जो राष्ट्रीय पठचर्या का रूपरेखा तैयार किया गया, वो कब तैयार किया गया, तो वो 1975 में तैयार किया गया था। कोठारी कमीशन के अनुशंसा पर 1968 का एनईपी तैयार किया गया था दोस्त। क्या तैयार किया गया था? एनईपी तैयार किया गया था। ठीक है, थोड़ा उग नहीं रहा है ये। ठीक है, उसके बाद फिर एक एनसीएफ बना, यानी कि पाठ्यचर्या बनी, जिसको कि हम लोग कहते हैं दूसरा पाठ्यचर्या जो होती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, वो 1988 बनती है। और वो आप सभी को पता होगा कि वो 1986, यानी कि 1986 के एनईपी को बेस मानकर बनी थी। ठीक है, एनईपी जो कि अभी तक 2020 से पहले का इसी एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या किया जा रहा था, पूरे विद्यालय में ये लागू थी। क्या लागू थी? तो 1986। 2020 में पूरे 34 साल बाद क्या हुआ कि नया एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया, जिसमें बहुत सारे चीजों को परिवर्तन किया गया, नए नए चीजों को जोड़ा गया, आईसीटी को जोड़ा गया, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, और इसकी स्ट्रक्चर भी चेंज कर दी गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले का हमारा स्ट्रक्चर है, पुरानी शिक्षा प्रणाली का स्ट्रक्चर है 10+2 का। ठीक है, लेकिन अभी न्यू एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर जो है क्या है, 5+3+4 का स्ट्रक्चर है। 5 में यानी कि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। ठीक है, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, और 1 और 2, 5 इसमें होता है। 5 में इसमें जो हमारा 3, 4, 5 होता है, वो आपका हो जाएगा
3 में, और यहाँ पर हो जाएगा 3 का ये, और 4 में जो 8 से लेके 9, 10, 11, 12, ठीक है। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कंसीडर किया जाता है 2000 में, और वो भी न्यू शिक्षा नीति एनईपी 1986 के तहत ही इसको भी किया जाता है। और सबसे नवीनतम पाठ्यचर्या रूपरेखा है कौन सा, तो 2005 है, ठीक है। पाठ्यचर्या का रूपरेखा सबसे नवीनतम अभी तक माना जा रहा था कि 2005 है, लेकिन अभी 2022 न्यू पाठ्यचर्या का रूपरेखा तैयार हो चुका है, लेकिन अभी उसका प्रिपरेटरी स्टेज ही तैयार हो पाया है, यानी कि जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है, जो पहला स्टेज है, वो तैयार हुआ है, पूरा स्टेज तैयार नहीं हुआ है। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको पढ़ाएंगे हम, तो वहाँ पर बताएंगे कि किस स्टेज को क्या कहा जाता है। अभी हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2005 के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, वो रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध से लिया गया है, जिसका नाम क्या है, सभ्यता और प्रगति। जिसका नाम क्या है दोस्त, सभ्यता और प्रगति। यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है सभ्यता और प्रगति से हुआ है। उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। क्या है, यानी कि सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। जब बच्चे कोई भी कार्य को एक क्रिएटिव तरीके से करते हैं, तो उसको एक बचपन का आनंद समझा जाता है, और उसी को एक कुंजी के रूप में, एक धन के रूप में देखा जाता है। हर एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, कहने का मतलब ये है कि निर्माणवाद होता है, निर्माण करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। हम सभी जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में पूरे 22 भाषाओं को रखा गया है, यानी कि 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है फ्रेंड। तो 22 भाषा में क्या किया गया है, एनसीएफ को रखा गया है, ठीक है, यानी लिखा गया है, ठीक है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक की नवीनतम दस्तावेज है। आप सभी को पता होगा कि ये जो है, ये एक दस्तावेज है, और दस्तावेज कहने का मतलब ये है कि पूरे, जब आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं पूरा एनसीएफ, वो पूरा आपको मिलेगा 180 पेज का क्या है, दस्तावेज है ये, ठीक है फ्रेंड। उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आपको अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, चाहे ज्ञानी बनना है, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना हम इसमें बता देंगे। एनसीएफ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं फ्रेंड, ठीक है। चलिए, ऑफलाइन कोचिंग में मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, और लगभग ये छूटता नहीं है किसी भी बच्चे से, इतना काफ़ी है, ठीक है। अभी आप पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, एनसीएफ से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी कार्यकारिणी 14 एवं 19 जुलाई 2004 की बैठक में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को क्या किया गया, संशोधित किया गया, ठीक है। क्या किया गया, संशोधित किया गया। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1993 के शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट में विद्यालय शिक्षा के एनसीएफ 2000 की समीक्षा करने की आवश्यकता व्यक्त की, और इन्हीं निर्णय के संदर्भ में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति 21 फोकस ग्रुपों का संगठन किया गया। इसमें देखिए फ्रेंड, इसमें 21 फोकस ग्रुपों का एक गठन किया गया, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट के अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपना अलग अलग एक कैरिकुलम बनाया था। एनसीएफ कहने का मतलब है कि कैरिकुलम बनाना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि एक फ्रेम बनाया और
हर एक सब्जेक्ट्स के लिए शिक्षण शास्त्र बनाई। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी में भी एनसीए पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में भी एनसीए पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्सों के लिए अलग अलग फोकस ग्रुप का निर्माण किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष पता है, प्रोफेसर यशपाल थे। और शिक्षा बिना बोझ का 1993 में लाया गया था, वो भी प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में लाया गया था। शिक्षा बिना बोझ का कहने का मतलब यह है कि बच्चे का जो विद्यालय जाते थे, उनका बोझ का, उनका बैग क्या हो जाता था? बैग हो जाता था बहुत भारी। भारी इसलिए हो जाता था कि हर एक सब्जेक्ट्स का अलग अलग बुक चलता था, तो इससे बच्चे पूरा भारी बैग लेकर जाते थे, तो बच्चे को दिक्कत होता था। तो एनसीएफ 2005 में क्या किया गया कि सारे जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि ईवीएस में जो भी सोशल के सब्जेक्ट्स थे, जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, और जो भी ईवीएस के सब्जेक्ट थे, ये तीनों को एकीकृत कर दिया गया था। ठीक है, उसी को हम लोग एकीकरण भी कहते हैं। तो ईवीएस में कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है फ्रेंड? तो ईवीएस में आप सभी को पता होगा कि सोशल और साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस। ठीक है, क्या आ जाता है? ईवीएस आ जाता है। ठीक है, ये बहुत बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इतना समझ गए फ्रेंड। चलिए अब आते हैं, एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह पॉइंट है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि सिर्फ ज्ञान स्कूल में ही नहीं होता है, बाहर से भी होता है। क्योंकि देखिएगा, जब विद्यालय में बच्चे आते हैं तो वो लगभग 6 साल के होते हैं। ठीक है ना, कितने साल के होते हैं? 6 साल के। 6 साल से पहले बच्चा नहीं आता है, 6 साल से पहले बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ता है। ठीक है, तो 6 साल की उम्र में बच्चा कुछ ना कुछ अपनी बाहरी जीवनों से सीख कर आता है अनौपचारिक रूप से, और औपचारिक प्रारूप देने के लिए विद्यालय आता है। शिक्षा का काम होता है कि जो भी बच्चा अनौपचारिक रूप से सीखा हुआ है, इनफॉर्मल तरीके से सीखा हुआ है, उसको क्या करना? उसको औपचारिक तरीके से अच्छे ढंग से सिखाना होता है। तो यही पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि स्कूल में तो पढ़ाना ही है, अब प्लस में एग्जाम्पल्स ऐसे देने हैं जो कि बच्चों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो। ठीक है फ्रेंड, समझ गए पहला। दूसरा है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। रटंत प्रणाली कहने का मतलब कि बच्चों को हम लोग मेमोराइजेशन करने पर ध्यान नहीं देंगे। ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्राचीन पद्धति है पढ़ाने की, कि याद कर लेना, पहाड़ा याद कर लेना। अरे पहाड़ा याद करने का हम लोग तरीका बताएंगे कि कैसे याद कैसे होगा। मान लीजिए कि याद करना है तो कैसे याद होगा, ठीक है ना। बच्चे को उस तरीके से हम लोग एक अपने शिक्षण शास्त्र को डेवलप करेंगे, अपनी टीचिंग मेथड को डेवलप करेंगे, और बच्चे को के अंदर जो भी क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो रही है उसको हम लोग भापेंगे, और तब बच्चे को क्या करेंगे, हम लोग उस डायरेक्शन में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे पढ़ाई का आनंद ले सके और बोर ना हो और विद्यालय रोज आ सके। ठीक है फ्रेंड। तीसरा हमारा पॉइंट है, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना रहे। कहने का मतलब कि जो भी कैरिकुलम है, ये दोनों एक ही में होगा। ठीक है, पाठ्यचर्या जो है पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना होकर पाठ्य के बाहर भी है। पाठ्यचर्या के अंदर रखा ही गया है शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों कार्यों को बच्चों को करवाना है। शैक्षणिक कार्य का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि शिक्षा दीक्षा से संबंधित। कहने का मतलब है कि जो कि आपको विद्यालय क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन विद्यालय के बाहर जैसे कि प्लांटेशन, खेलने का, फिर उसके बाद और भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जितनी भी होती हैं वो सब करवाना। ठीक है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक ना पढ़ाना। ठीक है। चौथा पॉइंट है, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। ठीक है,
जब भी हम लोग क्लास में पढ़ाने जाएंगे, जब भी हम लोग किसी भी विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, या फिर आप लोग ट्रेनिंग कॉलेज में भी गए होंगे इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ भी आप लोग को इस तरीके से करना चाहिए कि गतिविधियों से जोड़ जोड़ कर पढ़ाना चाहिए, व्यवहारिक जीवन से जोड़ जोड़ कर पढ़ाना चाहिए। लचीला का मतलब होता है कि आसान, एकदम पूरा कठिन नहीं, ठीक है, आसानी से सरल भाषा का प्रयोग करके बताना चाहिए। बच्चे को अगर हिंदी नहीं बोलने आता है, टारगेट लैंग्वेज नहीं बोल पाता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग उसके मातृभाषा में पढ़ाएंगे, ठीक है, किस में पढ़ाएंगे, मातृभाषा में। और आप सभी को पता होगा कि जो न्यू शिक्षा नीति है वो मातृभाषा पर बहुत ज्यादा क्या करती है, हाँ, जोर डालती है, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। देखिए, जो भी हमारे देश के राष्ट्रीय चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा तिरंगा झंडा हो गया, तो उसके लिए उसको आस्थावान होना चाहिए। आस्थावान करने का मतलब कि उसके प्रति उसकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये हमारी देश का क्या है, आन बान शान है। और नहीं पता है अगर बच्चे को कि झंडा का क्या महत्व है, ठीक है, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका क्या महत्व है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका क्या हमारी जीवन पर प्रभाव पड़ा है, ये सब चीज बताना किसका कार्य है, ये सब चीज बताना एक शिक्षक का कार्य होता है, ठीक है। और इसको भी पाठ्यक्रम के अंदर शामिल करना चाहिए, और पाठ्यक्रम के अंदर शामिल हो जाएगा तो बच्चे हमारे जो जो भी राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति उनका दायित्व होना चाहिए, उसको क्या करेंगे, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि हमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को संस्कार देना भी आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे हमारे पास 6 घंटा रहते हैं, 6 घंटा रहते हैं, तो 6 घंटा के अंदर बिना संस्कार का तो नहीं होता है। कहा जाता है कि बच्चे के लिए जो उनके शिक्षक होते हैं वो माता पिता से भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो गुरु का दर्जा सबसे ऊपर दिया गया है। इसीलिए हमें अपने गुरु होने का दायित्व निभाना चाहिए और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखिए, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन ज्ञान के मध्य दूरी को कम करना तथा इस प्रक्रिया में बच्चे के विद्यालय जीवन के बाहरी, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट ही बताया है कि बच्चे के बाहरी जीवन से जोड़ने को हमको क्या करना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। और बच्चे को ज्ञान और जीवन ये दोनों को बीच की ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसमें ज्ञान अलग है जीवन अलग है, जीवन ही ज्ञान है, ये समझाना है हम लोग को, ठीक है ना। क्या जीवन ही ज्ञान है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम अपनी ज्ञान को अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं, कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये बच्चों को सिखाना हमारी जिम्मेवारी होती है और ये शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, ज्ञान वह होता है जो कि अपने अंदर, ठीक है ना, अपने अंदर जितने भी ज्ञान भरे पड़े हैं वो सारे बच्चों के अंदर सकारात्मक ज्ञानों को क्या करेंगे, सकारात्मक बुद्धि और विवेक जो भी आपका है बच्चों को समझाने की और बतलाने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सके और अपना जीवन निर्वाह बहुत अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था, ताकि विद्यार्थी की क्या हो सके, चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास कहने का तात्पर्य हमारा है कि 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या होता है होलिस्टिक, एचएल लिख दिए,
सॉरी HD लिख दिया, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक होल डेवलपमेंट, होल मतलब होता है पूरा, ठीक है फ्रेंड, होल मतलब पूरा, चहुमुखी मतलब चारों तरफ से, ठीक है ना। क्या होता है चहुमुखी मतलब चारों तरफ से, यानी कि बच्चे को सिर्फ रटाएंगे नहीं। देखते हैं हम लोग कि जब हम लोग किसी भी चीज को रटते हैं उसके डेप्थ तक नहीं जाते हैं, चाहे कोई भी पढ़ाई हो, अगर हम लोग उसके एकदम डेप्थ तक जाकर नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है कि वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, सिर्फ वन लाइनर रट के चले जाते हैं, और कहीं जो उसके डेप्थ से क्वेश्चन पूछ देता है तो क्या होता है कि हम मतलब उलझ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो रटंत प्रणाली से क्या करना, दूर करना है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखते हैं हम, इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जो कि प्रभावशाली व्यक्ति का निर्माण हो सके, यानी कि जो भी शिक्षण प्रणाली होगी वो बच्चों को केंद्र में रख के पढ़ाया जाएगा। बाल केंद्रित का मतलब ही होता है कि बच्चों को केंद्र में रख के पढ़ाना, ठीक है ना, यानी कि बच्चा बीच में रहेगा और उसके लिए, बच्चे के लिए उसका व्यवस्था, टीचर, अभिभावक, जो भी संसाधने हैं वो सब चीज बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए। जो भी बच्चे चाहते हैं, बच्चे को अगर पढ़ने का मन नहीं है तो नहीं पढ़ेगा, और उसको हमको पढ़ाना है, और वो कैसे पढ़ाना है, अगर नहीं मन है तो क्या करने का मन है, उसी में हम लोग एजुकेशन जोड़ देंगे, उसी में हम लोग दूसरा चीज सिखा देंगे। अगर शैक्षणिक कार्य करने का मन नहीं है तो शैक्षणिक कार्यों में लगा देंगे, वो तो करने में मन लगेगा ना, ठीक है। तो ये होता है बाल केंद्रित शिक्षा। और आप सभी को बता दूं कि बाल केंद्रित शिक्षा के प्रतिपादक कौन है, तो जॉन डीवी हैं, ठीक है। कौन है, जॉन डीवी हैं, ठीक है। और बाल केंद्रित शिक्षा के प्रतिपादक जॉन डीवी, और प्रगतिशील शिक्षा के भी जो बढ़ावा दिए हैं वो कौन है, जॉन डीवी। और भारत में पूछेगा तो गिज्जू भाई बधेका है, ठीक है, गिज्जू भाई बधेका, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा। बहुत बार पूछ देता है आपसे कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च, यहाँ पर लिख देते हैं REASEARCH, ठीक है, ठीक है, उग नहीं रहा है। रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है फ्रेंड, ठीक है ना, क्या होता है, ट्रेनिंग, ठीक है। नहीं होगा तो आप लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है फ्रेंड। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। एनसीईआरटी द्वारा किया गया था, इसको पूर्ण करने का कार्य किसको दिया गया था, कार्य निदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन थे इसके, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य होता है आत्मज्ञान, ठीक है, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करवाना। यानी कि कहने का मतलब है कि एनसीएफ 2005 के जब निदेशक आपको, डायरेक्टर आपको पूछेगा तो वो किसके डायरेक्शन में किया गया था, तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। और यही पूछेगा कि अध्यक्ष कौन है, तो यशपाल थे अध्यक्ष, ठीक है फ्रेंड। चलिए ये यहाँ तक हो गया। राष्ट्रीय पठचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार यह विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। यानी कि एनसीएफ 2005 इस बात पर बल देती है कि अगर बच्चे में अपनी क्षमता और अपनी स्किल डेवलप हो रही है तो बच्चे को उस स्किल्ड को, उस क्षमता को क्या करना चाहिए, व्यक्त करने के लिए यानी प्रदर्शित करने का मौका देना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जो कि पढ़ने में
काफी ठीक है, तो उसके लिए क्यूज कॉन्टेस्ट हम चला दिए विद्यालय में। या फिर कोई बच्ची डांस करने में बहुत तेज है तो उसके लिए हम एनुअल फंक्शन करवा दिए। या फिर कोई बच्चे सॉन्ग करने में बहुत अच्छे हैं तो गाना गवा दिए, और उस चीजों को हम लोग डेवलप करेंगे। हर एक स्कूल में संगीत टीचर, डांस टीचर तो होता ही है, सबका बहाली होता है। तो वो शिक्षक का दायित्व होता है कि उस बच्चे को उसी फील्ड में इतना ऊपर ले जाए ताकि वो अपने गांव का, समाज का और अपने राज्य का और देश का नाम रोशन कर सके। ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशन से बहुत लोगों ने क्या किया है, नाम को रोशन किया है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, जैसे लता मंगेशकर जी। ठीक है, एनसीएफ 2005 में क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए बहुत मेन पॉइंट है, यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है। शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेदभाव, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। यानी कि ऐसी चीजों से मुक्त करना पड़ेगा शिक्षा को जो कि हमारे बीच एक भेदभाव, जाति और अन्याय, गरीबी, शोषण से क्या करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा, जो कि हमें हमारे समाज को आगे बढ़ाने में क्या करती है, समाज को आगे बढ़ाने में आगे नहीं बढ़ा पाती है। ठीक है, तो ये सब चीजों से क्या करना पड़ेगा, हमें मुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसी होनी चाहिए शिक्षा, शिक्षा मुक्त करने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। और किस चीज को मुक्त करने वाली, तो गरीबी, लिंग भेद, ठीक है ना, पूर्वाग्रह, ठीक है, शोषण को, अन्याय को, ये सब चीजें जब हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिख जाएंगे तो हम अपने सामने शोषण होते देखेंगे। अगर हमारे सामने कोई लिंग भेद कर रहा है, पूर्वाग्रह की बातें कर रहा है, या फिर गरीबी के चलते भेदभाव कर रहा है किसी से, तो अगर उसमें भी हम उसका सपोर्ट करते हैं, विरोध नहीं करते हैं, तो हमारा पढ़ा लिखा होना बेकार है। ठीक है, तो हम इस तरीके से एनसीएफ का जो भी हम शिक्षण शास्त्र में पढ़ते हैं ना, वो अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए हमको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अभी नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है फ्रेंड। क्या कर दिया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये एमएचआरडी मिनिस्ट्री क्या हो गया है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन डिपार्टमेंट रख दिया गया है। कि पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया। ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से नहीं, बहुत बार बता दिए, ठीक है ना, बल्कि बाहरी ज्ञान से क्या करना चाहिए, जोड़ा जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए और पाठ्य पुस्तक के आधारित शिक्षा नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करती हो। ठीक है फ्रेंड, समझ गए क्या है, वही लिखा हुआ है इसमें भी कि बाहरी जीवन से जोड़िए, रटंत्र प्रणाली से कीजिए और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाइए बच्चों को, और पुस्तक केंद्रित ना होकर क्या हो, बाल केंद्रित होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एनसीएफ 2005 के क्या है, भाग हैं। ठीक है, इसको 5 भाग में बांटा गया है। परिप्रेक्ष्य, सीखना, पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं, आकलन, विद्यालय व कक्षा का वातावरण और व्यवस्थागत सुधार। परिप्रेक्ष्य के बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं, जो कि अध्याय 1 में लिखा गया है। जब हम एनसीएफ 2005 को पूरे 180 पेज को पढ़ेंगे ना, तो उसमें से जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पर आपको हम निकाल कर रखने वाले हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हम, लेकिन फिर भी थोड़ा लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद आपको एनसीएफ 2005 में कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, जो कि आपको बहुत ज्यादा इससे सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड।
शिक्षा बिना बोझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करना, ठीक है। यानी कि जो शिक्षा बिना बोझ के आया था ना 1900 कब 1993 में आया था ना शिक्षा बिना बोझ के, वो भी यशपाल कमेटी के अनुशंसा पर, ठीक है। उसको पाठचर्या के बोझ को कम करना है, यानी कि पुस्तकों को कम करना है एक तरह से, ठीक है। सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि बच्चों को गुणवान बनाना है, ठीक है ना कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक में ही फंसा कर रखना है। यानी कि सर्वगुण संपन्न बनाना है, कहने का मतलब यह है कि सर्वांगीण ज्ञान देना है, ठीक है। संविधान में उल्लेखित मूल्यों जैसे सामाजिक न्याय, क्षमता और धर्मनिरपेक्षता आधारित पाठचर्या, यानी कि बच्चे को सामाजिक न्याय के, समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज के न्याय क्या होनी चाहिए, समाज की गलत और चीजों, समाज के प्रति हमारी क्या मानसिकता होनी चाहिए, और धर्म निरपेक्षता पर आधारित पाठचर्या होना चाहिए। ऐसा पाठचर्या नहीं बनना चाहिए जिसमें किसी धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया गया हो, किसी धर्म को ज्यादा दिखाया गया हो, किसी धर्म को बहुत कम दिखाया गया हो, किसी को पिछड़ा दिखाया गया हो, किसी को अगड़ा दिखाया गया हो, यानी कि वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत सारी चीजों को दिखाया गया हो, ठीक है। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो समझ गए, धर्मनिरपेक्ष तरीके से पाठचर्या को बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि अध्याय 2 में क्या लिखा हुआ है। अध्याय 2 जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सीखना तथा ज्ञान, देखिए समझ का पुनः अभिमुखीकरण, ठीक है। रीओरिएंटेशन ऑफ लर्निंग एंड लर्नर्स एंड लर्निंग, यानी कि समझ का पुनः अभिमुखीकरण, यानी कि हमारे अंदर कितना समझ डेवलप हुआ है और बच्चों को हम कितना समझ डेवलप करवा पाए हैं, उसका एक रीओरिएंटेशन करना, ठीक है फ्रेंड। सर्वांगीण दृष्टिकोण का विकास करना, यानी कि 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, सर्वगुण संपन्न बनाना। दूसरा आपका क्या है, सर्वगुण संपन्न बनाना, ठीक है। समावेशी वातावरण तैयार करना, हर एक बच्चे को समान समझना, ठीक है, चाहे वो बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आता हो, ठीक है, उसको एक साथ बैठाकर पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा का यही मतलब होता है, ठीक है ना, कि बच्चे को एक ही छत के नीचे, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आता हो, ठीक है, चाहे वो कैसा भी बच्चा क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो अक्षम बच्चा हो या सक्षम बच्चा हो, सबको एक जैसे पढ़ाना है, ठीक है ना। और आप सभी को पता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 भी हमारा क्या कहता है, यही कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चा क्यों ना आता हो, ठीक है। और समावेशी शिक्षा 2005 में भी यही कहा गया है। ज्ञान के निर्माण, विद्यार्थियों की सहभागिता और रचनात्मकता को क्या करता है, बढ़ावा देना, ठीक है। यानी कि ज्ञान का हम इस तरीके से निर्माण करेंगे बच्चों में कि बच्चे क्या करें, एक सहभागिता डेवलप हो सके, बच्चे अपने सहपाठियों के साथ, साथियों के साथ मिलजुल कर किसी कार्य को रचनात्मक तरीके से कर पाए, ठीक है, या निर्माण कर पाए, नए चीजों को खोज पाए, क्रिएट कर पाए, ठीक है। उस तरीके से हम बच्चों में ज्ञान का निर्माण करेंगे। प्रयोगात्मक माध्यमों द्वारा सक्रिय शिक्षण, यानी कि हम लोग जब शिक्षण देंगे विद्यालय में जाकर, तो एक हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड से क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के तहत, जैसे कि लाइब्रेरी में जाकर या फिर बच्चे को शैक्षणिक भ्रमण पर ले गए, वहां पर कुछ दिखा दिए, ठीक है, चाहे ऐसी कुछ चीजों को दिखा, जरूरी नहीं है एक्सपेरिमेंट कि हमको लैब में ही ले जाना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कहीं भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। प्रोजेक्ट दे देते हैं बच्चों को, जैसे हम लोग बचपन में थे तो वहां पर हम लोग को दे दिया जाता था कि बल्ब जला कर लाना है, तो स्विच, तार, ये सब हम लोग ले जाते थे और उसमें कैसे भी करके बल्ब जला देते थे, ठीक है, थर्मोकोल ये सब खरीद कर लाते थे। तो ये सब एक्सपेरिमेंट मेथड से बच्चों के अंदर क्या होता था, प्रयोगात्मक स्किल डेवलप होती है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल स्किल जो होती है डेवलप होती है। सीखने की प्रक्रिया में निर्माणवाद पर बल देना, वही कि बच्चे कितना नया सीख पा रहे हैं, ठीक है ना, कितने निर्माण कर पा रहे हैं, बच्चे की जो कौशल है वो कितने डेवलप हो पा रहे हैं, और नए नए तरीकों का खोज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, नए नए तरीकों से वो विचार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो कौशल है नए चीजों में लग पा रही है कि नहीं लग पा रही है,
उसी को हम लोग निर्माणवाद कहते हैं, ठीक है। और शिक्षार्थियों के जुड़ाव के रूप में अवलोकन, खोज, अन्वेषण, विश्लेषण महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है। यानी कि जो भी शिक्षार्थी के अंदर किस चीज से उनका जुड़ाव है उसका अवलोकन करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे कि बच्चे को और किस चीज में मतलब कि रुझान है, खोज करने में, अन्वेषण करने में यानी एनालिसिस करने में, विश्लेषण करने, अन्वेषण विश्लेषण एक ही बात होता है, महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है। ये सब चीजें बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, जो कि बच्चों के अंदर हम लोग आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। अध्याय 3 में क्या लिखा है? अध्याय 3 में है कि त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करना। देखिए त्रिभाषा फॉर्मूला जो होता है ना हमारा, ये त्रिभाषा फॉर्मूला है। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये मातृभाषा है, ठीक है। क्या है? मातृभाषा, ठीक है। यहाँ पर हो गया हिंदी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? हिंदी अनिवार्य है। और यहाँ पर हमारा हो गया इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? अंग्रेजी लिख देते हैं, ठीक है। अंग्रेजी, यहाँ पर अंग्रेजी, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिभाषा फॉर्मूला। समझ गया? यानी कि 3 फॉर्मूला, यानी कि बच्चे को 3 तरीके से पढ़ाएंगे। एक तो मातृभाषा में, ठीक है। दूसरा उसका जो स्कूल का, विद्यालय का, वातावरण का भाषा है, ठीक है। और तीसरा जो है, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, जिसको इंग्लिश कहा जाता है, ठीक है। ये आपके त्रिभाषा फॉर्मूला कहे जाते हैं। अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी को हम लोग बच्चे को सिखाएंगे, ठीक है। और वो कैसे सिखाएंगे? तो उसके बेसिक्स लैंग्वेज के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? बच्चे को सिखाएंगे, ठीक है। बच्चे की घरेलू भाषाओं और मातृभाषाओं को शिक्षण के माध्यम बनाना। अभी आपको बताएं कि जब भी हम प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं और न्यू शिक्षा नीति 2020 भी कहता है कि बच्चे को क्या करना है? मातृभाषा में या फिर उसके घर के भाषा में, घरेलू भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। इसीलिए शिक्षक को कभी भी स्थानीय शिक्षक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भोजपुर का शिक्षक है और मिथिलांचल में जाके पढ़ा रहा है और वहाँ का सारा बच्चा क्या है? मैथिली बोलता है। तो यहाँ तो शिक्षक को नहीं समझ में आएगा, तब पढ़ा कैसे पाएगा? अवध का टीचर है, यूपी का अवध का टीचर है और आकर मैथिली में पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ सब सारा सिस्टम क्या हो जाएगा? सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा और बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। बाय द वे मान लीजिए कि 1 to 5 में जो बच्चे आते हैं उसको हिंदी नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। और उनको मैथिली बोलने नहीं आता है और बच्चे उधर से मैथिली बोलते हैं तो टीचर तो समझ नहीं पाएंगे, तो कैसे बोलेंगे? तो या तो टीचर सीख जाए मैथिली और नहीं तो बच्चे को सिखा दे अवधि, ठीक है। तो ये 1 to 5 में कभी भी स्थानीय शिक्षक ही होते हैं। कहने का मतलब 1 to 5 नहीं, प्रारंभिक विद्यालयों में 1 to 8 तक के विद्यालय में। बाकी बड़े बच्चे तो उतना परिपक्व हो जाते हैं कि हिंदी बोलना सीख जाते हैं और लगभग सारे राज्यों में हिंदी बोला जाता है। मान लीजिए कि हम लोग बिहार का रहने वाले हैं, हम लोग तमिलनाडु के स्कूल में नौकरी हो जाए तो क्या हम लोग पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का होना चाहिए। बच्चे को सिखाने के लिए उसके मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। अब आइए, भारतीय समाज के बहुभाषात्मक है, ये क्या है? बहुभाषात्मक, थोड़ा अलग हो गया है, का संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। देखिए हमारा भारतीय समाज विविध तरीके का है, ठीक है ना। विविधता में भी एकता है हमारे भारतीय समाज में, ठीक है। और भाषा में भी क्या होता है? भाषा में भी विविधता होती है, ठीक है। जैसे कि हर एक 10-15 किलोमीटर पर क्या होता है? भाषा और टोन में बदलाव आ जाती है। ये हमारी भारत की खूबसूरती है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समस्या के रूप में नहीं, संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर एक शिक्षक जो कि पढ़ाने जाता है और वहाँ के 4-5 बच्चे जो हैं अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो क्या यह समस्या है या संसाधन है? तो उसको संसाधन के रूप में क्या करना चाहिए? लेना चाहिए, ठीक है। सभी भाषाई
कौशल पर विशिष्ट ध्यान दिया जाए। ठीक है, सभी भाषाई कौशल, भाषाई कौशल का मतलब होता है सु, एक मिनट, हाँ देखिए, भाषाई कौशल का मतलब सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्या होता है? सु, बो, प और ली। ठीक है, क्या होता है? सुबोपली, सु से सुनना, क्या होता है? सु से सुनना, बो से बोलना, ठीक है, ब से बोलना, प से पढ़ना, ठीक है, प से पढ़ना और ली से लिखना। ठीक है, ये होता है भाषाई कौशल। क्या होता है? ये होता है भाषाई कौशल। ठीक है, सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। ठीक है, ऐसे हिंदी के जब क्लास हम करवाएंगे तो वहां पर तो बता ही देंगे, पूरा डिटेल से बता देंगे कि मारिया मोंटेसरी के हिसाब से सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना होता है, और ऐसे भाषा का कौशल होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसको कि LSRW हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, भारतीय समाज की बहुभाषा विशेषता के कारण छात्र छात्राओं को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। इस कारण NCF में 3 भाषाओं के शिक्षण की वकालत की गई है। 3 भाषाओं, अभी आपको त्रिभाषा सूत्र बता दिए, एक मातृभाषा और एक आपका जो है हिंदी और तीसरा जो है आपका इंग्लिश है। ठीक है, तो 3 भाषाओं की वकालत की गई है NCF 2005 में, जिसको त्रिभाषा सूत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, भाषा कौशल के अंतर्गत बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना ये सभी आता है। अभी भाषा कौशल बताया ना, LSRW, देखिए यहाँ पर तो उल्टा लिख दिया गया, सुनना पहले होता है और बोलना बाद में होता है। ठीक है ना, तो सुबोपली होता है। ठीक है, ये सभी बालक के ज्ञान का निर्माण ये प्राथमिक कक्षा से ही आवश्यक है। ठीक है ना, यानी कि बच्चे पहले सुनेंगे तब न बोलेंगे, और तब बोलेंगे तब पढ़ेंगे, और लास्ट में होता है क्या? लास्ट में होता है लिखना। था आप याद रखिएगा, इसको कभी कभी सजाने के लिए आ जाता है, तो सुबोपली याद रखिएगा। ठीक है ना, क्या याद रखिएगा? सुबोपली। भाषा सीखने हेतु समृद्ध संप्रेषण वातावरण, संप्रेषण मतलब होता है दोस्त बातचीत करना। क्या होता है संप्रेषण का मतलब? बातचीत करना, यानी कि बात करना भी बात करना होता है। ठीक है, संप्रेषण मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, तो समृद्ध संप्रेषण लिखा हुआ है। तो भाषा सीखने हेतु समृद्ध संप्रेषण, यानी कि ऐसा वातावरण तैयार करना जहां पर सब लोग आपसे बात कर सके। भाषा सीखने के लिए बस खाली बोलने वाला ही चाहिए। जैसे कि कहने का मतलब कि आप वैसे वातावरण में चले जाइए जहां पर सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। इंग्लैंड में चले जाइएगा, 6 महीना बाद आइएगा, इंग्लैंड जैसा बोलने लगिएगा। ठीक है, क्योंकि उस तरीके का वहां पर वातावरण तैयार हो गया है, और उसी तरीके का हम लोग वातावरण क्लासरूम में भी तैयार करेंगे ताकि बच्चे आसानी से सीख पाए भाषा को। ठीक है, इसके लिए समृद्ध पाठ्य पुस्तक का कक्षा, पुस्तकालय एवं 1 से अधिक भाषा के पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें जो भी संसाधन है बच्चों को क्या की जानी चाहिए, उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और उस तरीके का हमको माहौल क्रिएट करना पड़ता है। कहते हैं ना कि बिना माहौल का हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जैसे हम लोग ही अपना जो भी अभी बच्चे लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो क्या करते हैं, एक माहौल में रह के करते हैं। ठीक है ना, तो वहां भी हम लोग जब टीचर बनेंगे तो वहां भी क्या करेंगे, उस तरीके का माहौल क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मीडिया सपोर्ट जैसी पत्रिकाएं, समाचार में कॉलम, रेडियो, ऑडियो कैसेट उपलब्ध कराने के साथ साथ भाषा शिक्षण की भाषा के आधारभूत क्षमता की आवश्यकता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ठीक है ना, उससे भी हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को सिखाने की प्रयास करेंगे और बच्चे उससे काफी अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। और अभी सीटेट के अंदर आप लोग को एक और टॉपिक जोड़ दिया गया है, ICT। ठीक है ना, तो वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ICT के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। देखिए, गणित में भी आपको यहाँ पर NCF पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ गणित में भी इसको क्या करते हैं, खत्म कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए गणित में तार्किक ढंग से
सोचने की क्षमता डेवलप होती है। गणित आपको तार्किक होता ही है। गणित कैसा होता है? तार्किक होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसा होता है, तो वो क्या होता है? वो तार्किक होता है। ठीक है ना? तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि सीटेट में एक दो बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य गणितीयकरण अमूर्त का निर्माण करना होता है। अमूर्त का मतलब होता है जो हमारे सामने नहीं दिखे, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोच पाते हैं। गणित की नेचर वैसे ही होती है, गणित की प्रकृति अमूर्त होती है। ठीक है ना? यानी कि हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला कैलकुलेशन अपने दिमाग में ही कर लेते हैं। वो थोड़ी ना कोई घटना घटा है सामने, चाहे 4 को बॉल रख के हम थोड़ी गिनते हैं, ऐसे नहीं ना गिनते हैं। हम लोग ऐसे गिन लेते हैं कि वो 5 गुना 6 कितना होता है, तो 6 5 30 होता है। ठीक है, ऐसे तो वो अमूर्त कहते हैं उसको। ठीक है। तार्किक रूप से सोचने की क्षमता बढ़ाती है, आपको पता है। ठीक है। गणित के ज्ञान के बजाय गणितज्ञ गणित पढ़ाने का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, गणितज्ञ का गणित कहने का मतलब यह है कि वो जो व्यवहारिक जीवन में बच्चों के काम आ सके। ठीक है ना? तो जो भी चीजें जो व्यवहारिक जीवन में काम ना आ सके, वो किस काम की? ठीक है। तो गणितज्ञ गणित पढ़ाने की लक्ष्य रखा जाए। कक्षा 10 तक यह अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। आप सभी को पता है कि कक्षा 10 तक इसको अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। हालांकि न्यू शिक्षा नीति में क्या कर दिया गया है, इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। ठीक है। बच्चे को जो मन वो पढ़ सकता है 8 क्लास के बाद, जो मन वो कर सकता है 8 क्लास के बाद। ठीक है। तो यहाँ पर 10th क्लास तक तो अभी गणित पढ़ना ही है, चाहे किसी भी हालत में। 10th क्लास के बाद आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स ले सकते हैं, या फिर चाहे आप क्या ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीज़ों को चेंज कर दिया गया है, जबकि हम लोग अभी पढ़ेंगे। एग्जाम से पहले तो पढ़ ही लेंगे उसको, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाद में पढ़ाने का फायदा यह है कि आप वहां से पढ़ के जाइएगा और सीधे एग्जाम में लड़ जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है। गणित शिक्षण हेतु कल्पना को तथा अमूर्त चिंतन को विभिन्न साधनों के माध्यम से दृश्य करके पढ़ाना चाहिए तथा गणना आकार स्वरूप जैसी तथ्यों का मॉडल की सहायता से समझाना चाहिए। ठीक है। गणित का अन्य विषयों का सहसंबंध छात्र छात्राओं को बताना चाहिए। देखिए, ऐसा दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं होगा ना जहां पर गणित नहीं होगा। चाहे घरेलू काम हो, कोई भी ऐसा काम आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि सर ये चीज में गणित नहीं लगता है। ठीक है। उसके बाद हम आपको रिप्लाई दे देंगे कि उसमें कैसे गणित लगता है। आप एक बार सोचिएगा बैठकर कि ऐसा कौन सा चीज है जहां पर गणित ना लगता हो। ठीक है। जहां पर मैथमेटिक्स का प्रयोग ही नहीं होता हो। ठीक है ना? थोड़ा सोचिएगा। ठीक है। अगर आपको पता चल जाए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उसको। ठीक है। उसको हमको नए नए टेक्नोलॉजी से पढ़ाना चाहिए, दिखा कर पढ़ाना चाहिए। जैसे गिनतारा होता है, अबेकस होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है ना? वो क्यूब होती हैं, क्यूबॉइड होता है। ठीक है। ये सब चीज़ों को दिखाकर हम लोग 3D फिगर दिखाते हैं, 2D फिगर दिखाते हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करना है, बच्चों को दिखाकर पढ़ाना है, ताकि बच्चे के स्कीमा में बहुत अच्छे तरीके से वो संग्रहित हो पाए। ठीक है फ्रेंड। अब ये विज्ञान पर। ठीक है। मैथ पढ़ लिए, विज्ञान की बात करते हैं। यहाँ पर विज्ञान की भाषा, प्रक्रिया एवं विषय वस्तु विद्यार्थी की उम्र और उसकी ज्ञान सीमा के अनुकूल होनी चाहिए। यानी कि जो भी विज्ञान होनी चाहिए ना, विज्ञान की विषय वस्तु, विज्ञान की सिलेबस जो होनी चाहिए, बच्चे के उम्र के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं और ले आकर उसको दे दिए हैं कि थ्योरम लो सोल्व करो 10 क्लास का। ठीक है। उसको न्यूमेरिकल दे दिए बनाने के लिए, या फिर बच्चे को ऐसी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो कि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये न्यू शिक्षा प्रणाली में यही तो एक खासियत है कि बच्चों का उम्र का ध्यान में रखा जाता था, और पुरानी शिक्षा पद्धति में बच्चों के उम्र के ध्यान में नहीं रखा जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि कुटिया में जो पहले टीचर रहते थे, वहां पर शिष्य जाते थे, और शिष्य का कैसा, बहुत सारे शिष्य होते थे, लेकिन सबको एक ही काम मिलता था कि चिड़िया के आंख में क्या कर दो, तीर मार दो। अरे जरूरी है सबको तीर मारना ही आता हो?
हाँ, लेकिन सबको एक ही काम मिलता था, जो चिड़िया के आंख में तीर मार देगा वो तीरंदाजी में बहुत आगे है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है, हर एक बच्चे में विविधता होती है, और हर एक बच्चे में क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, और उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख के बच्चे को पढ़ाया जाए तो ज्यादा बच्चे के मानसिक क्षमता विकसित होगी। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद देखते हैं पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण पाठ्यचर्या में व्याप्त किया जाए। यानी कि बच्चे को बताना है कि देखिए पर्यावरण क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों उसके बचा कर रखना चाहिए, उसके संरक्षण कैसे करनी चाहिए, और इसके संरक्षण करने से क्या होगा, ये सब चीज पाठ्यचर्या के अंदर व्याप्त होना चाहिए ताकि बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके। ठीक है, रचनात्मक और जिज्ञासा को संपोषित करना चाहिए, यानी कि बच्चे में जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ाना चाहिए, और अगर उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसको हमको सॉल्व करनी चाहिए और बच्चे को एक सही मार्गदर्शन देना चाहिए। ठीक है, विज्ञान शिक्षा के द्वारा छात्र छात्राएं अवलोकन, देखिए अवलोकन, जैसे कि विज्ञान शिक्षा ईवीएस के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं। ये ईवीएस के कैरिकुलम में है, यानी कि ये पाठ्यचर्या में है। अवलोकन करना, हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना, कल्पना करना एक तरह से, ठीक है, निर्माण करना यानी कि रचनात्मकता की ओर जाना, और निष्कर्ष निकालना। ठीक है, निष्कर्ष के परीक्षण, उसके बाद निष्कर्ष के परीक्षण करना तथा संबंधित सिद्धांतों को निर्माण को सीखना। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हम लोग विज्ञान के अंदर बच्चों को सिखाते हैं। पहले देखेगा बच्चा, देखकर कल्पना करेगा, कल्पना करेगा तो निर्माण करेगा, निर्माण करेगा तो निष्कर्ष निकालेगा, निष्कर्ष निकाल कर उसका परीक्षण करेगा, और वो अपने जीवन में लास्ट में क्या करेगा, उस निर्माण को से संबंधित जीवन में अपने उस चीजों को उतारेगा और नए नए चीजों का प्रयोग करेगा। ठीक है ना, इस तरीके का बढ़ावा देना चाहिए हम लोग को बच्चों को। ठीक है ना, अब भैया इस प्रकार उनमें एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने के अनुशासन का विकास होता है। ठीक है, साइंस एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने का क्या करता है, अनुशासन विकसित करता है। ठीक है ना, कि किस तरीके से किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके और एक सकारात्मक डायरेक्शन में किया जा सके ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, और मान लीजिए गलती हो गया तो आपका, हमारे थॉर्नडाइक साहब कहते हैं कि प्रयास और त्रुटि से बच्चा सीखता है, तो त्रुटि करते करते बच्चे सीख जाते हैं, त्रुटि से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए विज्ञान के अध्ययन द्वारा गरीबी, अंधविश्वास, अज्ञानता दूर होती है, अतः कक्षा 10 तक यह अनिवार्य विषय रखा गया है। ठीक है, कक्षा 10 तक इसको अनिवार्य विषय इसलिए रखा गया है ताकि कम से कम 10वां क्लास तक उतना बच्चे को बता दिया जाए ताकि उसको किसी के गरीबी के बारे में, या फिर वो गरीबी कैसे हटाया जाए, या फिर गरीबी से कैसे लड़ा जाए, अंधविश्वास जो जादू टोना, भूत प्रेत, ये सब जो होता है वो अंधविश्वास है, क्यों है, कैसे है, ठीक है, वो साइंस है या फिर भूत है। ठीक है ना, ये सब साइंस में बताया जाए। साइंस पढ़ने वाला लोग भूत को नहीं सोचता है, एक्चुअली भूत अपना कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, साइंस मानने वाले भूत को नहीं मानते हैं। अज्ञानता से दूर हो, ठीक है ना, जो भी उसको भ्रम फैलाया जाता है कि अरे ये तुम ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये होगा तो वो होगा। ठीक है ना, इस तरीके से कम 10th क्लास तक तो बच्चे उतना सीख जाते हैं, उतना उनकी मानसिक क्षमता क्या होती है, विकसित हो ही जाती है। ठीक है, विज्ञान शिक्षण हेतु अनुभव संबंधी वैधता, प्रक्रिया अथवा प्रणाली वैधता, ऐतिहासिक वैधता, पर्यावरण वैधता, नीतिपरक वैधता के आधार पर पाठ्यपुस्तक का चयन कर शिक्षण कार्य कराना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि विज्ञान शिक्षण में जो भी आपके एक्सपीरियंस है, ठीक है, बच्चों के एक्सपीरियंस है, उनकी जो प्रणाली है, ठीक है ना, सीखने की प्रणाली है, वो कितना वैध है, ठीक है ना, कितना सही है, कितना गलत है, ठीक है ना, इसकी वैधता कितने दिन तक है, है कि नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से बच्चों को सिखाना है। जो भी ऐतिहासिक वैधता है कि आगे ये कितना दिन तक चल सकता है, ठीक है ना, जैसे कि बहुत सारे साइंस बता पाता है कि
हमारा जो धरती है कितना दिन तक चलेगा, साइंस का ही देन है ना, कैसे बारिश होगा, कितना देर में होगा, ठीक है ना, ये सब बता दिया जाता है, ठीक है। तो पर्यावरण वैसा नीति परक यानी कि जो भी नीतियां बनाई जाती है, ये सब चीज बच्चे के दिमाग एक तरीके से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सामाजिक विज्ञान। इसमें तो आपको पता ही होगा कि सामाजिक विज्ञान जो होता है समाज से संबंधित होता है, ठीक है। प्रमुख भारतीय चिंताओं जैसे लैंगिक न्याय, लैंगिक न्याय का मतलब होता है कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, लड़के और लड़कियों में दोनों में किया जाता है भेदभाव, ठीक है ना। लैंगिक न्याय, मानव अधिकार यानी कि लोगों का अधिकार क्या होना चाहिए, जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, जो हमारी मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसलिए तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए, समाज में हमारी क्या अधिकार है, हमें किन किन चीजों का अधिकार मिला गया है। अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता, ठीक है ना, जो भी हमारे समाज में अल्पसंख्यक लोग हैं, जो भी सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम बहुल्य लोग हैं, ठीक है, ये लोग अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं। तो अल्पसंख्यक के प्रति हमारी संवेदना विकसित किए जाए और के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है ना, हर लोगों के प्रति क्या होती है, हमारी एक जिम्मेवारी होती है और हर लोगों के प्रति संवेदनशील हमें रहना है। यही हमारी जो भी संस्कृति है, संस्कृति का ये एक तरह से खूबसूरती है, ठीक है ना। तो हमारी अधिकार, लैंगिक न्याय के प्रति हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, ये सब चीज़ों को सामाजिक विज्ञान में रखा गया है। इसलिए सामाजिक विज्ञान पढ़ना हमारे लिए क्या है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान के करिकुलम में ये चीज़ रखा गया है, इसलिए बच्चों को सामाजिक विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाए, ताकि बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो, ठीक है। नागरिक शास्त्र के राजनीतिक शास्त्र में तब्दील कर दिया जाए। इतिहास को बच्चे के अतीत तथा नागरिकता को पहचान के अवधारणा पर प्रभाव डालने वाले विषय के रूप में पहचाना जाए, ठीक है। देखिए, नागरिक शास्त्र जो है उसको राजनीतिक शास्त्र में क्या किया गया है, जो नागरिक शास्त्र होता है उसको तब्दील करके राजनीतिक शास्त्र में रख दिया गया है। और इतिहास में क्या किया जाता है कि हमारी जो धरती बनी है वह कैसे बनी है, कौन कौन सी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ताम्रपाषाण, ठीक है, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब चीजों के बारे में, देश कैसे आजाद हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, बाबर कौन था, अकबर कौन था, ठीक है, औरंगजेब कौन था, बख्तियार खिलजी कौन था, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी कौन था, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में पता चलना चाहिए। कहा जाता है कि एक किताब अगर पढ़ लेते हैं हम लोग तो पूरे 1000 साल, मतलब कि 1,00,000 साल पहले का जानकारी हमको हो जाता है। जैसे पूरा पाषाण काल है तो पूरा पाषाण काल के बारे में भले हम उस वहां पर जिंदा थे नहीं थे हम लोग, लेकिन जानते हैं ना कि ये पाषाण, ये धरती, अंबर, ये दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, ठीक है ना। तो इसके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो वो इतिहास बताता है हम लोग को, ठीक है। विषय वस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान देना। अवधारणात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल जो थिंकिंग है, कॉन्सेप्ट समझना। अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग पर क्या करना, ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। छात्र छात्राओं को समझ की वास्तविकता से परिचित कराना अत्यंत आवश्यक है। अतः सामाजिक अध्ययन का ज्ञान देना जरूरी है, ठीक है। वास्तविकता से परिचित कराना, जो भी वास्तविक चीजें हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, ठीक है, क्यों घटती हैं, कैसे घटती हैं, क्या हो रहा है देश दुनिया में, ठीक है, इससे परिचित कराना, ठीक है। अध्याय 4 रहता है विद्यालय और कक्षा का वातावरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि हमारा विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, हमारे कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि अध्याय 4 में लिखा गया है, एनसीएफ के अध्याय 4 में।
ये पूरे एनसीएफ का निचोड़ है, ठीक है ना। ये एक वीडियो आपको पूरे 180 पेज का जो निचोड़ निकालेगा, और निचोड़ में से हम यहाँ पर क्या किया उसका निकाल कर लाए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, ढांचागत और भौतिक सामग्री का उपलब्धता, ठीक है, यानी कि एक एक संगठित तरीके से, एक ढांचागत तरीके से और भौतिक सामग्री जो भी बच्चों को पढ़ाने में टीएलएम का प्रयोग किया जाता है, वो उसकी उपलब्धता हमारी विद्यालय में क्या होनी चाहिए, होना आवश्यक है, ताकि बच्चे का जो शिक्षण करवाया जाए वो क्या हो, वो बहुत अच्छे तरीके से और उनका बुद्धि क्या हो, विकसित हो। दैनिक योजना को लचीला बनाना, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भी बच्चे विद्यालय में आते हैं, रोज जो कार्य करते हैं उसको बहुत हार्ड और कठिन ना बनाना, बहुत ही लचीला, सरल और आसान बनाना, ठीक है, ताकि बच्चे विद्यालय आए, बच्चे विद्यालय आएंगे तब ना कुछ सीखेंगे। विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन करना, कभी कभी क्या किया जाता है कि बच्चे पढ़ पढ़ के हो जाते हैं बोर, तो उनके लिए विशिष्ट गतिविधियों का क्या करना, आयोजन करवाना, ठीक है ना, क्या करवाना, आयोजन करवाना, ताकि बच्चे को बीच बीच में पढ़ाई के साथ साथ उनको थोड़ा मन भी लगे और सीख भी लें। और बच्चे विद्यालय आए भी, विद्यालय से जोड़ना भी हमारा ही काम है, शिक्षक का काम है, ठीक है। ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय के लोगों को शामिल करना, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगर समुदाय के लोग अपने अपने समाज के और अपने समुदाय के बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं रहते हैं, तो वह समुदाय, वह जो समाज है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। चाहे घर के गार्जियन हो या फिर समुदाय के लोग हो, सबसे पहले समाज के लोगों को ही यह निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारे समाज के बच्चे कैसे होंगे, ठीक है ना। घर के लोगों को, घर से समाज बनता है और समाज से हमारा पूरा जो है राज्य बनता है, ठीक है ना। तो पहले घर सुधरेगा तब समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो विद्यालय में समाज के लोगों को जरूर और जरूर शामिल करना चाहिए, ताकि बच्चों के जो सर्वांगीण विकास हो सके वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके, घर में भी और बाहर में भी, ठीक है। इसीलिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाई जाती है, यही कारण है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में करवाई जाती है, हालांकि सरकारी स्कूलों में भी करवाना चाहिए। शिक्षा को दो तरफा संवाद बनाने से क्या करना चाहिए, बनाने के लिए मल्टीमीडिया, सूचना, संचार और साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अभी बताया ना कि सूचना, संचार और साधनों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से संवाद हो सके। जो वीडियो कॉलिंग इस टाइप के चीजें होती हैं, वो सब चीजों से क्या करना है, प्रेस को जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए। चाहे यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसे शिक्षक नहीं है, कोई एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कभी कभी बताया जाता है, कि बच्चों को मन भी लगे कि कोई नया एक्सपर्ट हमको कुछ बता रहा था, ठीक है। स्कूल के सारणी को विकेंद्रीकृत योजना बनाया जाए, ठीक है। जो भी स्कूल के समय सारणी होती है उसको एक विकेंद्रित तरीके से बनाया जाना चाहिए, यानी कि सर्वांगीण तरीके से बनाया जाना चाहिए। किस क्लास में कैसी चीजों को रखा जाना चाहिए, कब रखा जाना चाहिए, और किस घंटी को, कौन से सब्जेक्ट को कब रखा जाना चाहिए, और किस टाइम में कौन सा बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट रखेगा, ठीक है ना। कभी कभी देखते हैं मैथ का क्लास एकदम शुरू में ही रहता है, ठीक है ना, ताकि बच्चे का दिमाग जब घर से आता है फ्रेश रहता है, तब मैथ क्या करता है, मैथ साइंस, ठीक है ना। मैथ साइंस का क्लास हमेशा देखिएगा लंच के पहले रहता है, बाकी जो गेम उम का क्लास रहता है वो लंच के बाद रहता है, ताकि खाने के बाद बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने में उतना मन नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आपका है अध्याय 5 व्यवस्थापक। अध्याय 5 में है व्यवस्थागत सुधार। समान स्कूल व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि देश के अलग अलग क्षेत्रों की तुलना गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एक समावेशी शिक्षा की व्यवस्था क्या किया जाए, विकसित की जाए, ताकि देश के अलग अलग क्षेत्रों की तुलना में गुणवत्ता क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। समान करने का मतलब समावेशी शिक्षा, ठीक है ना।
व्यवस्था में सुधार किया जाए, किस तरीके से व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, ये एनसीएफ 2005 हमारा कहता है। ठीक है, ग्राम स्तर पर समानांतर निकायों का कामकाज को विनियमित करने के लिए एक तंत्र को घूमकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। ठीक है, एक जो भी लोग हैं उनको पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनको घूमकर थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए और कामकाज को क्या करना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। ठीक है, इससे व्यवस्था में सुधार आएगी और हमारा समाज और देश क्या होगा, बहुत उन्नति करेगा और देश के बच्चे भी क्या करेंगे, उन्नति करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेवाकालीन शिक्षण स्कूल में बदलाव का उत्प्रेरक हो। ठीक है ना, सेवाकालीन शिक्षण स्कूल में बदलाव का शिक्षण हो, यानी कि जो भी उस वक्त सेवा कर रहे हो, जो भी शिक्षक हो, ठीक है ना, उनमें कुछ कुछ बदलाव करने की क्षमता होनी चाहिए, या फिर बच्चे क्या कर सके, बच्चों को बदलाव कर सके, संसाधनों में बदलाव कर सके, टेक्नोलॉजी में बदलाव कर सके, वैसे चीज़ों को टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये सब व्यवस्था करने की सरकार की जिम्मेवारी होती है। और सरकार क्या करे, जो भी स्कूल में संसाधन हो उसको जुटा कर देना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में सप्ताह में 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन को दिया जाना चाहिए। 1 घंटा किसके लिए देना चाहिए, पुस्तकालय अध्ययन के लिए देना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी फेल नहीं होते हैं, केवल स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। कभी भी आपका विद्यार्थी अगर फेल हो जाता है, ठीक है ना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप और आपकी व्यवस्था फेल है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यार्थी किसी भी सूरत में गलत नहीं हो सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। अगर फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। अगर पढ़ाने का तरीका सही होता तो बच्चे फेल नहीं होते। तो क्यों फेल हो रहे हैं इसका पता लगाना भी शिक्षक का कार्य है, और अपनी टीचिंग मेथड में क्या करना, डेवलप करना भी किसका कार्य है, शिक्षक का ही कार्य है। तो आता है एग्जाम में, ये जरूर आता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये जरूर आता है कि जब विद्यार्थी फेल हो जाता है तो कौन फेल होता है, शिक्षक और व्यवस्था, या फिर छात्र की गलती है, अभिभावक की गलती है, किसकी गलती है, तो वहां पर शिक्षक की ही गलती होती है। अब थोड़ा सा लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इधर। ठीक है ना, कि होमवर्क का क्या शेड्यूल है। ठीक है, देखिए, प्राइमरी स्कूल में क्लास 2 तक कोई होमवर्क नहीं दिया जाता है। ठीक है, कक्षा 3 से 5 तक 2 घंटे प्रति सप्ताह, यानी कि एक वीक में मात्र 2 घंटा के लिए होमवर्क दिया जाता है। और कौन क्लास का, 3 से 5 क्लास तक का। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 से 8 तक के बच्चे को क्या किया जाता है, 1 घंटा प्रतिदिन का होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, 1 घंटा प्रतिदिन का होमवर्क दिया, और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक को 2 घंटा प्रतिदिन का क्या किया जाता है, होमवर्क दिया जाता है। समझ गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, नहीं तो पॉज करके आप अपने कॉपी पर इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से मेरा जुड़ जाइएगा। जो भी ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को क्या करते हैं, हम डाल देते हैं, तो आपको लिखने उखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, चैनल के नाम से ही लर्निंग विथ क्या, लर्निंग विथ प्रकाश। ठीक है, लर्निंग विथ प्रकाश, वहां पर सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी क्लास हुए हैं उसके पीडीएफ मिल जाएंगे, और जो भी परेशानी दिक्कत आपको होगी वहां पर आप हमसे बोल सकते हैं, मैं आपको उस परेशानी को दूर करूंगा। इस बार आपका सीटेट क्लियर करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा, अगर आप हमसे हमेशा जुड़े रहते हैं तो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा, लर्निंग विद प्रकाश जो हमारा चैनल है उस पर अगर पर्सनली आपको हमसे बातें करनी है, ठीक है, बातें करने का मतलब कोई भी चीज़ें आपको पूछनी है, तो हमारा जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7903963293, सॉरी 3। ठीक है ना, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लघु परीक्षाओं को की ओर बदलाव। लघु परीक्षाओं की ओर बदलाव, लघु मतलब होता है जो आपके छोटे छोटे परीक्षाएं होते हैं, ठीक है ना। लघु मतलब होता है छोटा, ठीक है ना। छोटे छोटे परीक्षाओं को बदलाव करना, लचीली समय सीमा के साथ परीक्षा लेना, यानी कि एक ऐसा समय देना ताकि उसमें बच्चे अपना कार्य कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत कम समय दिए और बहुत हार्ड क्वेश्चन बना दिए, ठीक है ना, तो उस तरीके का नहीं, ठीक है। ऐसी नोडल एजेंसी की स्थापना जो प्रवेश के डिजाइन बनाने तथा उन्हें संचालित करे, ठीक है। एक एजेंसी का निर्माण करना जिसमें बच्चे को कैसे प्रवेश देना है उसके लिए वो संचालित करे, ठीक है। स्कूली पाठ्यचर्या में पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक बाल केंद्रित शिक्षा के को अंग माना जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि वन क्लास से लेकर 12 क्लास तक का बाल केंद्रित शिक्षा के तहत ही बच्चे को क्या करना है, पढ़ाना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखते हैं हम लोग एनसीए 2005 सत्र के अंत में आयोजित होने वाली एकमात्र परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन, इसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं, का विरोध करता है और सतत और व्यापक मूल्यांकन को अपनाने पर जोर देता है। आप सभी को पता होगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है उसको रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जो कि सीबीएसई पैटर्न में उसको फॉलो भी किया जाता है, ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में अगले क्लास में जब हम सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको डिटेल्ड बता देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग फ्रेंड एनसीएफ 2005 की प्रमुख सुझाव, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा का मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि मुख्य विशेषता क्या है, बस थोड़ा सा है, ठीक है ना। इस पॉइंट को करके और खत्म करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर हुए भाषा माध्यम मातृभाषा से पढ़ने हम लोग शिक्षा सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात कहने का तात्पर्य हमारा है कि जो बच्चे को पहले से आता है, जो अपने समाज से, जो अपने घर से सीख कर आता है, हाँ, उसी को प्रयोग करके अज्ञात चीजों को सिखाना जो कि बच्चों को नहीं आता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझाने को हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात के। ज्ञात समझ गए ना, जो घर से सीख कर आता है, और जो नहीं सीख पाता है तो उसके जो घर से सीखी हुई चीजें, घर से सीखी हुई जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को प्रयोग करके अज्ञात की ओर ले जाने को हम लोग ज्ञात से अज्ञात कहते हैं, ठीक है। मूर्त से अमूर्त भी वही होता है, ठीक है। मूर्त मतलब जो पहले घटनाएं, जो भी चीजें को बच्चे देख कर पाते थे, अब वो बिना देखे कर पाएंगे। जैसे पहले बच्चा लाल हरा पीला बुल्लू में वर्गीकृत करके सीख पाते थे, अब बच्चे को ऐसे ही कर दीजिए कि 4 गो लाल है, 5 गो ब्लू है, 6 गो ये है, हाँ, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, और सबको अलग कर देंगे, हाँ, तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बच्चे सीख पाएंगे, अधिकतम प्रयोग हो, ठीक है ना। ये प्राथमिक स्तर की बातें हो रही हैं, ठीक है। बड़े बच्चों को मूर्त से मूर्त नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, आप बच्चे को ये नहीं समझना है अरे हमारा ज्ञान हो गया, ठीक है ना। जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन आ जाता है तो नहीं समझे कि हमको ज्ञान हो गया, नहीं। सूचना को ज्ञान मानने से क्या किया जाता है, बचा जाना चाहिए। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबों प्रणाली को की असफलता का प्रतीक होती है। कभी भी देखिएगा आप लोग कहीं बहुत ज्यादा मोटा किताब पढ़िएगा ना, तब वो पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे हमें पतला पतला ही, जैसे गाइड आप पढ़िएगा तो गाइड पढ़ने का मन नहीं करे, तो सबसे बेस्ट बात है गाइड को 3 भाग में फाड़ दीजिए, ठीक है, और उसको सील दीजिए और तब पढ़िए, ठीक है। तब वो खत्म भी हो जाएगा और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, ठीक है। 3 भाग में और मोटा हो जाता है, उसको 4 भाग में फाड़ दीजिए। मैं ऐसा ही करता हूँ, बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। गाइड उठ रहता है तो फाड़ देते हैं और फिर उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको भी मोटी किताब से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। मोटी किताब देखते हैं तो पहले से ही लगता है कि अरे कितना किताब कितना मोटा है, तो उसको फाड़ देंगे तो पतला हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद उसको रखे रहेंगे, ठीक है। तो मोटी किताब से असफलता का प्रतीक है, एनसीएफ कहता है हमारा, ठीक है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करना चाहिए। जो भी बच्चे को मूल्य सिखा रहे हो, जो भी बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए,
वातावरण देकर स्थापित करना चाहिए, ना कि उसको उपदेश देकर, ना कि उसको लेक्चर देकर सिखाना चाहिए, ठीक है ना। छोटे बच्चे को हम लोग उस तरीके का वातावरण देंगे। मान लीजिए कि बच्चे बाघ नहीं देखे तो लेकर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान चले जाएंगे पश्चिमी चंपारण में, वहां पर बच्चे बाघ देख लेंगे, एकदम सामने से देख लेंगे, ठीक है। तब बच्चे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चिड़ियाघर लेकर चले गए, ठीक है, संग्रहालय लेकर चले गए, ठीक है। तो वैसे में बच्चे क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से अमूर्त रूप से देखकर सीख पाएंगे, ठीक है। अभिभावकों को शक का आदेश दिया जाएगा कि बच्चे को छोटी उम्र में निपुण बनाना आकांक्षा रखना बंद कर दें, ठीक है। कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि बहुत सारे अभिभावक, आजकल की मॉडर्न युग की जो मम्मियाँ हो रही हैं, वो आप देख पा रहे हो कि बच्चे अभी 2.5 साल का नहीं हुआ कि उठाकर स्कूल में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अरे बच्चा यहाँ पर रहेगा तो रोएगा, ठीक है ना, और बच्चा वहां पर जाएगा तब पढ़ लिख के एकदम 5 साल में आइंस्टाइन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आइंस्टाइन बनाने की जो प्रवृत्ति हो रही है ना आजकल, आकांक्षाएं जाग रही है आजकल की नए मम्मियों में, नए पापा में, नए नए लोगों में इस तरीके का हो रहा है। पहले हम लोग के जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था, हम लोग 6-7 साल तक आराम से खेलते रहते थे, ठीक है। तो आजकल के लोगों को लग रहा है कि जन्म ही बच्चा आईएएस ले लेगा, है, यानी कहने का मतलब कि बच्चे नहीं पाल रहे हैं लोग, लोग बचपन से ही आईएएस और कलेक्टर और डीएम और साइंटिस्ट पाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बच्चे पर मतलब कि शिक्षक एक पेरेंट्स को बताएं कि आप बच्चे को पालिए, ना कि आप डीएम और आईएएस कलेक्टर को पालिए। आपका बच्चा डीएम आईएएस कलेक्टर कब बनेगा? जब थोड़ा उस लेवल का हो जाएगा। बच्चे को बच्चे ही समझें, ना कि छोटी उम्र में ही उसको ये आकांक्षा रखे कि हमारा बच्चा आगे चल के तो उसका बचपन खत्म हो जाएगा, और बचपन खत्म हो गया तो जीवन का क्या महत्व रह गया। जीवन का महत्व यही होता है कि जीवन जितनी भी है आनंद से जानी चाहिए, ठीक है। तो निपुण बनाने की आकांक्षा को सख्त संदेश देना चाहिए कि निपुण बनाने की आकांक्षा बंद करें बच्चों के स्कूल के बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण में बच्चों को खिला कुदाकर, हंसाकर, पढ़ाकर ऐसे पढ़ाना चाहिए जैसे कि मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ। आते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव बच्चे ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी बोर नहीं लगता है कि हम कहाँ आए हैं। मेरा क्लास एकदम 9 बजे से लेकर 4 बजे तक रहता है उधर ऑफलाइन का, और आराम से बच्चे बैठते हैं, बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग वहाँ पर बहुत मस्ती से और आराम से, आसानी से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं और खुलकर बातें कर पाते हैं, चाहे टॉपिक कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि टीचर भी वैसा ही और बच्चे भी हमारे वैसे ही, ठीक है। बच्चे वो नहीं है, ठीक है, मतलब अपने ही हम उम्र टाइप के हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी शिक्षक गुरु का जो एक गरिमा होता है वो बरकरार रखते हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता हो। कहने का मतलब ये है कि अच्छा विद्यार्थी का जो धारणा का बदलाव होता है ना, वो अपनी एक सकारात्मक बहस रखता है, ठीक है। अच्छा विद्यार्थी तर्कपूर्ण बहस रखता है और उसमें अपने मौलिक विचारों को एक दूसरे के सामने क्या करता है, प्रकट करता है। देख, कहते हैं कि लोगों के बात करने के अंदाज से पता चल जाता है कि उनकी मानसिकता कैसी है। हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजी में जब भी कोई आपके सामने कोई ऐसे बंदा आ जाए जिसके बात करने के तरीका आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, ठीक है, तो वो आप समझ जाइएगा कि वो इंसान काफ़ी, माने कि बात करने के तरीके से ही लग जाता है कि कैसा उसका व्यक्तित्व है, ठीक है। और बहुत लोग होता है कि मुंह खोलेगा बस पता चल जाएगा कि उसका क्या औकात है, ठीक है। तो व्यक्तित्व का पता बात करने से होता है, अपने मौलिक विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत किस ढंग से करता है, ये एक अच्छे विद्यार्थी के निशानी होती है, ठीक है। खेल, आनंदवाद, सामूहिकता भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दे। यानी कि देखिए, कभी भी बच्चे को खिलाना चाहिए ना, खेल करवाना चाहिए, तो उसको आनंद के लिए खिलवाना चाहिए कि जीवन की एक आनंद होती है, ठीक है ना। खेल उस तरीके के सामूहिक भावना
डेवलप करने के लिए करवाना जाना चाहिए, ना कि रिकॉर्ड तोड़ने, रिकॉर्ड बनाने से संबंधित ये सब चीजें गलत है। ये क्या कर लोगे रिकॉर्ड बनाकर, अपने रिकॉर्ड बन गया वो अलग बात है, लेकिन कभी भी हम लोग को खेल भावना के हिसाब से ही, खेल के हिसाब से ही व्यक्तिगत चीजों को दूर रख के हम लोग सामूहिक चीजों को ध्यान में रखेंगे, उसको हम लोग खेल भावना से संबंधित जो भी चीजें हैं वो उसको रखेंगे हम लोग खेल के अंदर, ठीक है, ना कि रिकॉर्ड बनाने तोड़ने। क्या हो जाएगा रिकॉर्ड बनाकर तोड़ दोगे, रिकॉर्ड अपने बनता है तोड़ता है, ठीक है ना। और हमारा लास्ट पॉइंट, जो आज का लास्ट पॉइंट है, पुस्तकालय में बच्चे को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो बच्चे आएंगे वहां पर अपने से अगर बुक को चुनते हैं तो अच्छी बात है ना, उस उनका अपना इंटरेस्ट है, कुछ भी पढ़ें। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। वीडियो हो सकता है कि कुछ लंबा हो जाए, लेकिन जितना भी जानकारी संग्रहित करना था मैंने एक क्लास में पूरे एनसीएफ को यहाँ पर आपको समाप्त कर दिया, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे मैं आपको यहीं पर करवा दूंगा, ठीक है। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है लर्निंग विथ प्रकाश, ठीक है फ्रेंड, लर्निंग विथ प्रकाश। वहाँ पर जो भी समस्याएं आएंगी आपको, वो आपको वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और ये जो पीडीएफ अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप को वहीं पर मिल जाएगी, और पिछले जितने भी क्लासेस हो चुके हैं उनकी सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।